अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कभी आपने किसी जानवर या परिंदे का बच्चा देखा है? पैदाइश के फ़ौरन बाद उस बच्चे को अपने माँ बाप के सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ज़रूरत चंद महीनों या चंद हफ्तों की होती है। इसके बरक्स तमाम जानदारों, तमाम मखलूक से अफजल इंसान का बच्चा, जो ज़िंदगी के पहले 3 से 4 साल तो मुकम्मल तौर पर माँ बाप के रहमो करम पर होता है। उसका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, नहाना धोना, हर काम माँ बाप और ख़ास तौर पर माँ के ज़िम्मे होता है। इन 3-4 सालों के मुकम्मल इन्हिसार के बाद भी जब 15-16 साल का होता है ये बच्चा, तो मज़ीद माशी लिहाज से मुकम्मल तौर पर वालिदैन पर इन्हिसार करता है। इतनी तवील मेहनत और काविशों के बाद इंसान का बच्चा इस काबिल होता है कि वो कुछ बन सके, अपनी ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन कुछ नाखलफ औलादें ये ईसार, मोहब्बत, कुर्बानियाँ सब भूल जाती हैं और फिर ऐसे ऐसे दिलखराश वाक़यात देखने और सुनने को मिलते हैं कि कलेजा मुँह को आता है, दिल शक हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई भी इंसान अपने मोहसिनीन के साथ बदसलूकी के बारे में सोच भी कैसे सकता है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आगाह हो जाओ कि माँ की खुशनुदी मेरी खुशनुदी और माँ की नाराज़गी मेरी नाराज़गी है। कुरान करीम कहता है कि वालिदैन तुम्हें दुख पहुँचाएँ तब भी उन्हें उफ़ ना कहना और न ही उन्हें झड़कना। वालिदैन की तरफ मेहरबानी और रहमत के सिवा नज़र ना करो। अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊंचा ना करो। अपने हाथों को उनके हाथों से ऊपर ना करो। अपने पाँव को उनके पाँव से आगे ना करो। हुक्म ये है हमें, और अमल ये है कि बेअदबी नहीं, जुल्म और सफाकियत में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि कभी लाहौर में माँ बेटे के हाथों कुल्हाड़ियों से मार मार कर कत्ल कर दी जाती हैं। कभी जिन हाथों ने खाना सिखाया, जायदाद की खातिर उन्हीं हाथों को तोड़ दिया जाता है। चलना सिखाने वाली की टांगें तोड़ दी जाती हैं। ये हालिया 2 वाक़यात आज के हैं, एक ही शहर के हैं। कोई अपने हाथों से अपनी जन्नत को कैसे उजाड़ सकता है? अपने लिए फरिश्तों की मलामत और खुदा के गज़ब को कैसे दावत दे सकता है? दुनिया और आखिरत की बदबख्ती का सारा सामान कैसे इकट्ठा कर सकता है? जिस कोख ने दुनिया के हर सर्द व गर्म से बचाया, उसे ही खाक में मिलाकर ख़ुद को आग का ईंधन कैसे बना सकता है? ये वो हैं कि जिन पर क़यामत तक और उसके बाद भी लानत बरसती रहेगी। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, टॉपिक्स दिखाती हूँ आपको। पीडीएम का आखिरी जलसा लाहौर में होगा। नवाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे। बयानिए में तब्दीली आएगी या नहीं, $1 मिलियन सवाल का जवाब जानेंगे आज प्रोग्राम में। मुल्क मुश्किल में, लेकिन सरकारी मशीनरी ने गंदा धंधा नहीं छोड़ा। लियारी के जनरल अस्पताल से मरीजों की जान बचाने वाले इंजेक्शंस गायब। और NICVD में मुबैना करप्शन समा ने आवाज़ उठाई तो सरकार भी हरकत में आई है। एक नहीं, 2 इंक्वायरीज होंगी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। पहले सेगमेंट की जाने बढ़ूंगी। पाकिस्तान में रमज़ान आता है तो वो सारी अशिया महंगी हो जाती हैं जिनकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। कोरोना जैसी वबा ये आ जाए तो मास्क हों या कोरोना से जान बचाने में मौसर दवाएं सब महंगी हो जाती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स मरीज़ों के साथ साथ उनके सारे घर वालों की खाल तक खींच लेते हैं, जैसे हमारे माशरे में इंसानियत नाम की भी नहीं रह गई हो। आज जिस खबर पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, जो खबर मैं आपको देने चाह रही हूँ, वो भी कुछ इसी तरह की ऐसे ही अफसोसनाक है। लगता ऐसा है कि कोरोना के खौफ में सरकारी अस्पतालों ने कमाई के रास्ते ढूंढ लिए हैं। कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाले इंजेक्शंस कराची के लियारी जनरल अस्पताल में मरीजों को नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि अपने प्यारों की जान प्यारी है तो जो नंबर अस्पताल इंतज़ामिया दे रही है उस पर कॉल करके इंजेक्शंस ख़रीद कर लाओ। अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि उन इंजेक्शंस की कीमत तकरीबन 1.5 लाख तक बनती है जो मरीज़ों से मंगवाए जा रहे हैं। अस्पताल इंतज़ामिया कहती है कि सारी दवाएं उनके पास हैं। अगर ऐसा है तो दवाएं बाहर से क्यों मंगवाई जा रही हैं? क्या सरकारी दवाएं, ये सरकार की दी गई ये दवाएं बेवकूफ़ बनाकर मरीज़ों को बेची जा रही हैं? क्योंकि अस्पताल के MA साहब वो कहते हैं कि तमाम दवाएं अस्पताल ही फराहम करता है
और जो मखसूस इंजेक्शंस बाहर से मंगवाए गए तो वो WHO की तजावीज़ में शामिल नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल की प्रिंसिपल वो फरमा रही हैं कि वो तो जो बेहतर समझेंगी लिखेंगी और लगाएंगी। इंजेक्शंस फराहम करना MS की जिम्मेदारी है। पहले सुनिए मरीजों के साथ वहाँ हो क्या रहा है और फिर MS और प्रिंसिपल का वर्जन भी शामिल करूँगी मैं प्रोग्राम में। पहले ज़रा मरीजों की सुनिए। नहीं है, हम MS तक गए थे। MS ने ये कहा कि ये इंजेक्शन कोविड के लिए है ही। एक्टेमा और रेमडेसिविर 2 इंजेक्शन है, जिनमें से रेमडेसिविर हमने मार्केट से पता किया, जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, तो वो एक इंजेक्शन 8,000 का है। तो अगर 9 इंजेक्शन हम लेते हैं तो वो 72,000 के होते हैं, ठीक है। और एक्टेमा जो है वो 27,500 का एक इंजेक्शन है, वो तकरीबन 84,000 के जो है वो 3 इंजेक्शन आ रहे हैं। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम कोई आपको गारंटी नहीं दे रहे कि इस इंजेक्शन के बाद आपके पेशेंट बेहतर हो जाएंगे या नहीं होंगे। ये क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर ने लेटर हेड बना था, उस पर यहाँ प्रिंसिपल के सिग्नेचर थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये इंजेक्शन है नहीं, तो आप के पेशेंट के लिए ज़रूरी है, उनके इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं इंजेक्शन, तो आप बाहर से ले आएँ। उन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर भी हमको प्रोवाइड किया, हमने उस पर कॉल की तो उन्होंने कहा कि पर इंजेक्शन जो है वो 27,500 का है। तो फिर वो एक इंजेक्शन अलग से भी नहीं लगेगा, वो तीनों इंजेक्शन एक साथ ही लगेंगे। तीनों पड़ते हैं ये 82,500 के। तो नाज़रीन, यानी वाज़े तौर पर या तो अस्पताल को सिंध हुकूमत दवाएं फराहम नहीं कर रही है या अस्पताल इंतज़ामिया पैसे बनाने के लिए आवाम को लूट रहे हैं। अब ज़रा सुनिए कि अस्पताल के MS से जब बात हुई है हमारी तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। जितनी भी मेडिसिन हैं, हमारे जो मरीज दाखिल हैं 100% अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन दे रहे हैं। और उसमें हमें सारी वो मेडिसिन ज़ाहिर है हेल्थ डिपार्टमेंट ही देता है, हमको खुद उन्हीं का बजट है एलोकेट किया हुआ है, जिसमें हम दे रहे हैं। एक आध जो मेडिसिन थी एंटी वायरल रेमडेसिविर, इसके लिए WHO ने रिकमेंडेशन दी है, जिसका कोई रोल नहीं है। तो अभी हमारा कंसल्टेंट से बात हुई है, तो अभी वो हमने लिखना छोड़ दिया। कुछ ड्रग्स थे जो कॉस्मेटिक रोल होता है उनका, खामखा अब इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, गरीब कम्युनिटी है और ज़ाहिर हर और एक वो इतनी महंगी थी, एक पेशेंट पे 70-80 हज़ार का डोज जा रहा था। मैंने अर्ज़ किया ना कुछ RMO ने लिखी थी, वो हमने मैडम से, हमारे यहाँ जो इंचार्ज हैं वो मैडम प्रोफेसर अंजुम रहमान साहबा से बात हुई है, तो वो प्रैक्टिस सब नहीं होगी। एक बात और बता दूँ कि इसमें एक्टिमा का किस हद तक रोल है, जिसके लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है। हमारी और हवाले से भी जो इसके हवाले से जो रिक्वायरमेंट थी उसकी समरी भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने फ्लोट की है CM को, और अगर वो अरेंज हो गई तो वो भी हम करेंगे। तो यानी नाज़रीन, इनके मुताबिक सारा कसूर तो प्रिंसिपल साहबा का है, जो मना करने के बावजूद वो इंजेक्शंस लिख रही हैं। अब ज़रा मैं आपको ये सुनवाती हूँ कि जब समा के नुमाइंदे हैं मुदस्सिर नज़ीर, उन्होंने अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर से बात की है, तो वो क्या बताती हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सुनिए। मैम, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी। कुछ कोविड के जो पेशेंट हैं जिन्हें ये एंटीवायरल इंजेक्शन जैसे एक्टेमरा है, दूसरा रेमडेसिविर है, ये इसके मुतालिक पूछना है, ये हॉस्पिटल में आपके पास अवेलेबल नहीं है ये चीज़ें? बिल्कुल, ये केस टू केस पहले हमें गवर्नमेंट ने दिए भी थी, एक्टेमा और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल दी थी और ये हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमने वापस से डिमांड भेजी है। इशू ये है कि एकदम बल्क ऑफ पेशेंट वापस आ गए। आपको पता है ना, बीच में तो बिल्कुल डाउन था और पेशेंट थे 10-12, तो वो जितनी थे हमने बल्क में सारे पेशेंट्स को दिया था। अब थोड़ा सा इशू ये है कि अभी बिल्कुल इस वक्त हमारा ICU भरा हुआ है, HDU पे पेशेंट डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो ये MS साहब इसकी डिमांड भेज दी है, इंशाल्लाह वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें मिल जाएगा। तो मैम, ये ऐसा पॉसिबल है कि जो पेशेंट जो अभी लगवा रहे हैं उनका रीइंबर्स हो सके? कोई ऐसी जो पेशेंट को लगा है वो हमने ही मैनेज करके दिया है, सिंध गवर्नमेंट नहीं दिया है। बल्क में रेमडेसिविर सारे पेशेंट्स को। मैम, बहुत से कुछ मेरे पास जो प्रूफ हैं उसमें ये है वो पेशेंट्स बेचारे बाहर से ले रहे हैं इंजेक्शन। एक्चुअली वो हम MS साहब को भेजते हैं, वो पेशेंट कंटेनर लेके MS ऑफिस जाता है, MS साहब डाटा एंट्री करते हैं और डिमांड भेजते हैं। अब वो पेशेंट अगर बीच में जाके किसी से शेयर करता है, दैट इज हिज इशू। डॉक्टर जुबैर साहब कह रहे हैं, MS साहब, वो ये कहते हैं कि ये WHO अब इन इंजेक्शन को रिकमेंड नहीं कर रहा। हमारे पास दीगर जो है ना एंटीवायरल वो मौजूद हैं, वो लगाते हैं, और ये दो जो स्पेसिफिक हैं। जरूरत है, देखिए मैं एज अ क्लिनिशियन, एज अ प्रोफेसर, हमें जिस चीज़ की जो जरूरत पड़ेगी हम वो पेशेंट को लगाएंगे। हर मरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्रेटरी साहब इज नाइस इनफ, उन्होंने मुझे कल भी कहा है कि MS को बोलो कि ये
आप डिमांड भेजिए, हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। अजीब ये गोरख धंधा लगा हुआ है। मुदस्सिर नज़ीर मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिर, ये हो क्या रहा है? प्रिंसिपल से आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एमएस की जिम्मेदारी है, वो इंजेक्शन मंगवा के दें। एमएस से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमने तो मना किया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर एक स्पेशल नंबर दिया जा रहा है मखसूस शख्स से कि उससे 1.5 लाख रुपए के इंजेक्शन जो तीमारदार हैं, जो मरीजों के साथ अटेंडेंट्स हैं, वो ख़रीदें और फिर उसके बाद इनको प्रोवाइड करें। ये तमाम मामले में सिंध गवर्नमेंट कहाँ है? प्रोवाइड नहीं कर रही है। हो क्या रहा है? उनके इल्म में भी है ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? किरण, बिल्कुल ये मरीज़ों को कंफ्यूज किया जा रहा है, उनके लवाहिकीन को कंफ्यूज किया जा रहा है। जब ये लोग बेचारे एमएस के पास जाते हैं समरी लेकर, जो प्रिंसिपल की जानिब से लिखी जाती है, तो उन्हें ये कहा जाता है कि WHO जो है इसे रिकमेंड नहीं करता, जबकि प्रिंसिपल ये कहती हैं कि पेशेंट्स जिनकी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टेमरा और ये इंजेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। ताहम एक नंबर भी दिया जाता है उनको और बताया जाता है कि इस नंबर पर कांटेक्ट करें और आपको ये मेडिसिन या इंजेक्शन जो हैं वो घर तक पहुंच जाएंगे। 5 दिन की बुकिंग होती है, 5 दिन के बाद ये इंजेक्शन मिलते हैं। सबसे पहला जो आपने किरण शॉट सुना, एक शख्स का जो बता रहा है कि इस इंजेक्शन के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो उनका पेशेंट बचेगा या नहीं, और उनके वाले साहब की कल डेथ हो चुकी है। और ये बहुत अफसोसनाक ख़बर दे रहा हूँ कि इस इंजेक्शन लगने के बाद भी कोई अफादियत नहीं हो रही और कंफ्यूज किया जा रहा है। जब सिंध हुकूमत से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं हॉस्पिटल्स को, और सबसे ज़्यादा एमएस साहब का जो बयान है वो भी बड़ा परेशान कुन है। वो कहते हैं कि इंजेक्शन रिकमेंड ही नहीं करता WHO, जबकि प्रिंसिपल भी कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं। और ये कुछ एक कहानी है अंदर जो समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, पेशेंट्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। तकरीबन 13 से 14 पेशेंट्स का प्रूफ है हमारे पास जिन्होंने बाहर से ये इंजेक्शन खरीदे हैं। नहीं, ये और मुदस्सिर ये कन्फ्यूजन से ज़्यादा ये पैसा बनाने की मशीन लगती है, और ऐसा शायद मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो नहीं सकता कि बगैर किसी सरपरस्ती के ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा हो, पेशेंट्स को तंग किया जा रहा हो, 1.5 लाख के इंजेक्शंस मंगवाए जा रहे हो। ये कंप्लेंट्स हमारे पास मुसलसल आती रही, लेकिन अब ये जामे तौर पर तमाम प्रूफ्स के साथ आप जैसे कि कह रहे हैं कि 14-15 लोगों के आपके पास इस साउंड बाइट्स मौजूद हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं। और फिर तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। ये अभी की बात नहीं है, ये जब से कोरोना आया है, इम्यून बूस्टर्स इंजेक्शंस की ज़रूरत थी, तब से मुसलसल मसला चल रहा है। ये 6-6 लाख रुपए तक इसकी रकम गई, और अब हम जामे पूरे सबूत के साथ लोग जो बात कर रहे हैं उसके साथ यहाँ पर लेकर आए। लियारी का ये हॉस्पिटल हो क्या रहा है? या तो एमएस को सिंध हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एमएस साहब कह रहे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल साहिबा कह रही हैं कि जी एमएस की जिम्मेदारी है। आप लोगों के इल्म में है ये क्या किया जा रहा है? अवाम के साथ पैसा बनाया जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ किरण कि जो ज़िम्मेदारी है जिस दवाई की जिस इम्यून बूस्टर की ज़रूरत पेशेंट को पड़ती है वो हमारा हुकूमत का ज़िम्मा है उनको प्रोवाइड करना, और वो प्रोवाइड बहुत सी जगहों पे अच्छी तरह से हो रहे हैं। आपने एक चीज़ आपके चैनल ने नोटिफाई की है तो मैं इस पर एक्शन लूँगा। हालांकि मैंने सुना था प्रिंसिपल साहिबा को, अंजुम साहिबा कह रही थी कि हर मरीज़ को उनका जिस इंजेक्शन की ज़रूरत होती है वो एक तरीक़ेकार के थ्रू ला के देते हैं। क्योंकि आपको पता है कितना ज़्यादा कोरोना फैल गया है, और मेरे भी इर्द गिर्द बहुत से जानने वाले वास्ते वाले जिनको मैं ख़ुद सुपरवाइज़ कर रहा था जो अस्पतालों में जा रहे थे, उनमें से मैं समझूंगा 90% बहुत सेटिस्फाइड थे, जो अल्लाह ने जिनको शिफा दी, जो सही हो के अस्पताल से वापस निकल के आए, और उन्हें तारीफ़ की सिंध हुकूमत की कि हमें लेकर भी गए, हमें वापस भी घर तक छोड़ के गए। पर अगर लियारी हस्पताल में ऐसा कोई सिलसिला जारी है जिसमें मरीज़ों से पैसे लिए जा रहे हैं तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग, एंड यू विल सी दैट एक्शन विल बी इनिशिएटेड आफ्टर अ वेरी क्विक इंक्वायरी ऑन दिस। तैमूर साहब, ये इंक्वायरी कब तक होगी ताकि फिर अगला शो मैं इसी पर करूं कि आप हमारे पास आएँ और हमें बताएं कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई हो गई, किसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा था, कौन कौन लोग मुलव्विस थे? सर, मैं तो वो नंबर नहीं चला रही हूँ, जो नंबर भी मेरे पास मौजूद है वो मखसूस नंबर जहाँ पर कि 1.5 लाख रुपए के इंजेक्शन लोग लेकर आ रहे थे। आप मुझे बताएं कब तक होगी ये इंक्वायरी कार्रवाई? कल इंशाल्लाह इंक्वायरी बैठ जाएगी, और बहुत जल्द आपको मैं कोशिश करूंगा 3 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश कर सकूं मैं। अगर कुछ इसमें 19-20 भी नज़र आया तो
एक्शन लिया जाएगा। पर एक थोड़ा इशू हमारे साथ भी आ रहा है जो हमने देखा था, कुछ लोग जब दवाइयों के लिए जाते हैं तो प्रोसीजर ये होता है कि 2, 4, 6 घंटे लग जाते हैं, उस दवाई को नाम देते हैं, फिर उसको मंगवाया जाता है, गवर्नमेंट के गोदाउन से आती है। कुछ लोग खुद अपनी मर्जी से कहते हैं कि हमें नाम दो, हम खुद लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से वो तो अस्पताल का कसूर नहीं है, पर जहाँ पे उनको कहा जाए कि ये हम नहीं दे सकते और आप खुद दे के आएँ, तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा तैमूर साहब, आप गालिबन आप आगाज से प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद हैं, तो आपने उन लोगों की गुफ्तगू सुनी होगी। 5-5 दिन लगे हैं उनको उस इंजेक्शंस को हासिल करने में। ऑर्डर किया जा रहा है, 5 दिन उनको लग रहे हैं, ये भारी रकम उनको पे करनी पड़ रही है और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप ये लाकर दें। बिल्कुल, मैंने जो आपने रिकॉर्डिंग सुनाई मैंने सुनी और मैंने उनकी बात पे पूरा गौर से तफसीली जहन अपना लगाया। मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान फजूल में कोई गलत तोहमत किसी पर नहीं लगाएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिसकी शिकायत इन लोगों ने की है। अगर अस्पताल इनसे सही तरह से डील करते और इनको वो मेडिकेशन मिलती तो शायद ये शिकायत ना करते। पर मेरी ये कमिटमेंट है दैट इफ़ दिस हैज़ हैपेंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इट। ठीक, अच्छा सर, NICVD के हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। एक तरफ FIA इंक्वायरी कर रही है, NAB इंक्वायरी कर रही है, सिंध हुकूमत खुद भी इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश कर रही है क्योंकि मुख्तलिफ इशूज़ हैं NICVD के। आप भी प्रोग्राम का हिस्सा रहे, शैला रज़ा साहिबा भी प्रोग्राम का हिस्सा रही। मैं आप लोगों से बार बार पूछती रही कि आप लोग कुछ करेंगे, इंक्वायरीज करेंगे, तहकीकात करेंगे, जो कुछ मैं दिखाती रही हूँ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह का जवाब आया नहीं। 2 इंक्वायरीज हो रही हैं, आप लोगों का कुछ इरादा है उस पर इंक्वायरी करने का? जो कुछ इल्ज़ामात पिछले दिनों लगते रहे, इंकशाफात होते रहे। देखिए किरण, जो भी इस अस्पताल में जाता है, चाहे वो कराची की ब्रांच हो, हैदराबाद की ब्रांच हो, उमरकोट की ब्रांच हो, कहीं भी पूरे सिंध में, तो मैंने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो बाहर निकल के कोई बुराई करे। जो भी इलाज करा के आता है वो दुआएं दे रहा होता है उस अस्पताल को, सिंध हुकूमत को और वहाँ के डॉक्टर्स को। अच्छा तैमूर साहब, वहाँ पर पहले भी एक नायब ने लगाया सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जो वहाँ पर ट्रीटमेंट दी जा रही है उसकी हम भी तारीफ़ करते हैं, हम भी मोतरफ़ हैं, लेकिन जो इंतज़ामी सतह पर जो बद इंतज़ामी हुई है, जो इंकशाफात हुए हैं, एटलीस्ट उस पर तो इंक्वायरी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी की जाए ना कि अगर एक अच्छी चीज़ चल रही है तो वहाँ पर इंतज़ामिया क्या करने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी नैब और FIA तहकीकात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक सियासी तरीक़ेकार है वफाकी हुकूमत का प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मलाइन करने का। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि नैब या FIA हमें बताए कि कहाँ पर ये लोग गए हैं। अगर ये कोई गलती ढूंढ सके तो स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन विल बी टेकन। पर मेरे ख्याल से इतनी क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ जहाँ पर काम आता है वहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। एक शिकायत जो जारी रहती है इस अस्पताल में कि डॉक्टर्स की सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाईली पेड डॉक्टर्स हैं और इतना पैसे नहीं देना चाहिए। तो उस चीज़ पे कोई इस अमल को गलत समझ सकता है, कोई इस चीज़ को सही समझ सकता है, पर कोई एक्सपर्ट टॉप डॉक्टर जितना कमाता है अपनी प्राइवेट उससे तो उतना पैसे वो डिमांड करता है लोगों के मुफ्त इलाज के लिए। उस पर बात तक मैं आपसे एग्री करूँगा। उसके अलावा मैं समझता हूँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें ट्रांसपेरेंसी NICVD में ना हो। अच्छा सर, दवाओं में घपले आए हैं, अटेंडेंस में घपले आए हैं, सर ये वाली सारी चीज़ें, इसको सिंध गवर्नमेंट ने चेक करवाया है या करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमने ये वेट कर रहे हैं कि करके हमें ज़रा बताएं, क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ। हमारे सामने दवाइयाँ जो जिसको ज़रूरत है उसको मिल रही है और बीच में कोई घपला NICVD में तो बिल्कुल भी नहीं है। सर जो साबिक जो सर्जन थे सर, उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने जो बड़े बड़े इंकशाफ किए, हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबराह थे गालिबन नदीम साहब, सर उनकी तरफ से बड़े बड़े चौधरी साहब, उनकी तरफ से बड़े बड़े इंकशाफात किए गए थे। क्या सिंध गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि उनसे पूछा जाए, जो कुछ वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसकी बिना पर छानबीन की जाए? सर जो हमने इंक्वायरी की थी, उस इंक्वायरी में जो कुछ बातें डॉक्टर साहब ने की थी उनमें कोई सदाकत हमें नज़र नहीं आई। पर यस ज़रूर अस्पताल इंतज़ामिया का और उन डॉक्टर साहब का कोई ज़ाती टसल है, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे इनके मसले रहे थे जिस पर ये इल्ज़ामात लग रहे थे। उनके इल्ज़ामात में से कोई भी चीज़
हमें नज़र नहीं है। और अगर होती तो मेरे ख्याल से नायब और एफआई अभी तक उस पर एफआईआर दायर करके उनको अरेस्ट कर चुके होते। वो तो सर ये वैसे भी तज्जिया नायब है मशहूर है कि आपका पहले या अरेस्ट ये करती है उसके बाद तहकीकात इंक्वायरी है? करती है। तैमूर साहब ये तज्जिया है या ये तहकीकात जो है? वहाँ के डॉक्टर्स ने जो बात की, जो डॉक्टर्स ने हमें बताया, क्योंकि एक डॉक्टर एक तरफ है और बाकी पूरा अस्पताल दूसरी तरफ है, तो एक इंसान गलत नहीं हो सकता या एक इंसान गलत हो सकता है। हमें ये देखना है कि पूरी इंतज़ामिया एक तरफ खड़ी है तो वो सही है और जो एक तरफ खड़ा है वो गलत है। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाती हूँ आपके साथ। ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगी। होने जा रहा है, उसके बाद फिर आगे पीडीएम क्या सोच रही है, पीपल्स पार्टी का नेक्स्ट स्टांस क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पीडीएम के इस सीज़न का छठा और आखिरी जलसा 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में होने जा रहा है, जिसे मियाँ साहब भी खिताब करेंगे। क्या बयानिए की जो सख्ती है वो बरकरार रहेगी, वही लबो लहजा इख्तियार किया जाएगा जो इससे पहले गुजरावाला और कोयटा जलसे का था? फिर बयानिए का मोमेंटम, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इससे भी अहम यह है कि पाकिस्तानी अवाम इस तमाम एपिसोड में राय क्या रखते हैं। पल्स कंसल्टेंट इसके मुताबिक, इसके सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की 51% तादाद है जो नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद को भारतीय मौक़िफ़ समझती है। 23% अफराद इसे सियासी बयान करार देते हैं। साथ ही 44% अफराद के मुताबिक मुस्लिम लीग नून तकसीम हो सकती है। 45% अफराद की राय भी यह है कि पीडीएम जलसों से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। सर्वे तो ये कह रहे हैं, लेकिन नून लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़े के लिए 11 दिन की डेडलाइन दे दी है। उन्हें यकीन है कि लाहौर जलसे के बाद वो इस्लामाबाद के रास्ते में ही होंगे कि हुकूमत गिर जाएगी। जो जलसों से ना हुआ वो लॉन्ग मार्च से कैसे होगा, सवाल करूँगी मैं। लेकिन साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने इज्तिमात के ख़िलाफ़ पाबंदी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी है, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सब सियासत में मशगूल हैं, पार्लियामेंट खामोश है, शहरी भी अमल नहीं करे, तो फिर अदालत क्यों गैर ज़रूरी मुदाखलत करे। गेंद पंजाब हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत रोकेगी नहीं रोकेगी, अपोजिशन रुकेगी नहीं रुकेगी। जो जलसों से नहीं हुआ वो लॉन्ग मार्च से कैसे होगा। मोहसिन रांझा साहब मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर सियासतदान हैं, ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर आपको खुशामदीद कहूँगी मोहसिन साहब। सर सबसे पहले पीटीआई का सर 126 दिन का धरना, सर इससे उस वक्त हुकूमत आपकी थी, मुस्लिम लीग नून की थी, उससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हुकूमत नहीं गिरी। हो सकता है सर आप 128 दिन का धरना दे दें, लेकिन क्या हुकूमत गिरा पाएंगे सर? मैं आपको एक बात बताऊं जी, देखिए ऑपोजिशन का काम होता है हुकूमत को कमजोर करना, और ऑपोजिशन हमेशा जब भी कोई बात करेगी तो ऑपोजिशन की लैंग्वेज ओवर होती है, ऑपोजिशन की जो वेवलेंथ होती है वो हुकूमत की तरह नहीं होती है। आपको पता है ऑपोजिशन में आपको बोल्डली काम करना पड़ता है। मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। तो हुकूमत को हमने तो यही कहना है कि हमने तो गुजरावाला भी नहीं पहुंचना, तो आपने घर चले जाना। और ये मिसाल भी है, एग्जाम्पल भी है। जब लॉन्ग मार्च हुआ था, लेकिन वो इशू फर्क था, लॉयर्स की मूवमेंट का इशू था, अदलिया बहाली की सूरत हाल थी। लेकिन यहाँ पर भी जो भी इन्फ्लेशन ने मुल्क में सूरत हाल पैदा की हुई है, मुल्क में माशी जो है अदम इस्तेकाम है, तो ये बुनियादी चीजें हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है और फिर जितना भी तनख्वाहदार तबका है, पेंशनर्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो भी, और यूनियन हैं, वो भी सारी अब पीडीएम के जलसे की तरफ देख रही हैं। तो ये तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाएगी, और इंशाल्लाह लाहौर जलसे के बाद हम जाएंगे और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मोहसिन साहब, आपने आगाज़ में एक बात की बहैसियत तिफ़्ल मकतब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। आपने कहा कि ऑपोजिशन का काम हुकूमत को कमज़ोर करना होता है, तो सर हुकूमत को कमज़ोर करना काम होता है या हुकूमत की डायरेक्शन को दुरुस्त करना होता है, हुकूमत की तस्हीह करना होता है? देखिए, डायरेक्शन दुरुस्त करना भी होता है, और इस हुकूमत को तो कमज़ोर करना इस वक्त मैं समझा जहाद फी सबीलिल्लाह है, जो ये मौजूदा हुकूमत है। कि ये मौजूदा हुकूमत जो है इसने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो इसको तो कमजोर करके घर भेजना जरूरी है। आप कहती हैं इसकी डायरेक्शन दुरुस्त करना, ये तो डायरेक्शन लेस लोग हैं। इनकी डायरेक्शन जो है कहाँ पर दुरुस्त रही है का मुझे इकोनॉमी बता दें, मुझे इन्फ्लेशन बता दें, मुझे आप इकोनॉमी से हट जाए, गवर्नेंस के ऊपर आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आ जाए, उधर से हट जाए, आप
इसके ऊपर आ जाए, किसी चीज में भी आ जाए, आप फॉरेन पॉलिसी में आ जाए, पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया, पाकिस्तान के पुराने दोस्त छोड़ गए आपको, आप तनहा बैठे हुए, आज आप कश्मीर दे बैठे, मोदी की गोद में कश्मीर आप रख के आ गए। और इन लोगों को तो, ये तो गद्दार हैं, इनको तो घर भेजना 1 मिनट में जरूरी है। तो इनकी तो डायरेक्शन दुरुस्त तो उनकी करता है जो काबिल इस्लाह हो। ये वो लोग हैं जो काबिल इस्लाह नहीं रहे। सर इन्फ्लेशन के नंबर देखे हैं आपने नवंबर के? सर जी, इन्फ्लेशन के नंबर मैंने देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। पहले से अगर आपका, मुझे पता है, इशारा इस तरफ होगा कि कुछ बेहतरी आ रही है, मुझे पता है फिगर्स के साथ खेलेंगे 6 महीने। अब अगली जो वार्निंग मिली है साहब को, वो यही मिली है कि बस 2-3 महीने में अगर कुछ करके दिखाओ, नहीं तो घर जाओ। सर क्या नंबर से सर इन्फ्लेशन के नवंबर में? सर 4 महीने के लोएस्ट नंबर आए सर। देखिए, पाकिस्तान में अभी जो पाकिस्तान की तारीख की ये बदतरीन इन्फ्लेशन हुई है। इतनी फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई, आपको भी पता है। अगर आपका 2% या परसेंट बेहतर हो जाता है तो आप 5%, 4% से 15% पे गए, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन में। मैं फूड इन्फ्लेशन जहाँ पे 120 रुपए किलो आलू मिल रहा हो ना, और 900 रुपए की अदरक मिल रही हो बंदों को, मुझे बताएं गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? पालक लेने के लिए लोग जो है 70 रुपए की पालक मिल रही है यहाँ पे। तो ये क्या आप समझते हैं कि ये फिगर पाकिस्तान की आवाम जो है वो, आप ये जरूर देखें, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, हम अपनी डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, हमने अपनी एक IMF की जो इंस्टॉलमेंट है वो सही तरह हैंडल कर ली है। दैट इज नॉट, हमें भी यही सुनना चाहता था ना कि जी आपने डॉलर मेंटेन कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने क्या किया, आवाम को महंगाई का सामना है। तो आवाम को तो अपनी 2 वक्त की रोटी का पड़ा हुआ है ना, वो तो 2 वक्त की रोटी बेचारों को नसीब नहीं हो रही। तो जब उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो सड़कों पे निकलेंगे। और हमारा फर्ज बनता है कि जब आवाम को 50 रुपए की चीनी 150 रुपए में दी जा रही है, और वो माफिया सारा काबीना में बैठा है, वो सारा माफिया काबीना में बैठा है, वो FIA की रिपोर्ट का क्या बना? साहब मुझे कुछ फैक्चुअली बताइएगा सर कि खराबी आ कहाँ पर रही है? क्योंकि मुझे जो नजर आ रहा है सर, बाटी की कीमत कम हो रही है, चीनी की कीमत कम हो रही है, क्रशिंग टाइम पर शुरू हो रही है, फैक्ट्रीज रीओपन हो रही हैं, फैसलाबाद में आप खुद देख रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। तो सर फैक्चुअली तो मुझे कुछ और नजर आ रहा है, आप मुझे बता सकेंगे कि खराबी कहाँ पर हो रही है? सर आप जरा चश्मा मोहतरमा उठा के चश्मा बदलें जरा थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। अभी इस वक्त सरकारी गंदम का रेट है 1650 रुपए, जो हुकूमत ने निकाला है पंजाब में। किसान जो है अभी देहातों में जाए 2500 रुपए की हमें खाने के लिए खरीदनी पड़ रही है। तो मुझे बताया क्या बेहतरी हो रही है? मुझे तो नहीं समझ आया। क्रशिंग अगर स्टार्ट हुई है तो गन्ने की जा रही है किसानों की वहां पे ट्रॉलियां, और हर ट्रॉली के अंदर कटौती हो रही है, वो काट कर रहे हैं, और जो असल वजन बनता है उसमें से वो कहते हैं जी इतना बीच में ये आ गया, इतना बीच में ये आ गया, तो वो उस तरह चल रही है। और ये तो वैसे भी अब आगे आप आ जाएं कि मिल चल रही है, अगर फैसलाबाद में मिलें चल रही हैं तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस वक्त मैं कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, आप मुझे ये बताएं कि चीनी कितनी थी, आटा कितने का था। ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जो फूड आइटम्स हैं जी, मुझे उस पर कोई बेहतरी दिखा देना, कोई बेहतरी हुई हो, कोई बड़ी अच्छी बेहतरी हुई हो। मोहसिन साहब, हुकूमत को और ऑपोजिशन दोनों को छोड़ देते हैं, टेक्सटाइल वाले सर खुद कह रहे हैं कि वहां पर 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। खुदा का वास्ता है, आप भी वही बातें कर रही हैं, 50 लाख घरों वाली और 1 करोड़ नौकरियों वाली, वो मिलेगा। ये जो मिलेगा वाला लफ्ज है ना, ये गाई तो सुन रहा है पाकिस्तान पिछले 2.5 सालों से कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये गा के साहब ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात हुकूमत नहीं कह रही है, ये टेक्सटाइल के लोग कह रहे हैं सर, टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं सर। देखिए, टेक्सटाइल में हमने भी हुकूमत में होते हैं, टेक्सटाइल का एक तबका हमेशा हुकूमत की बात करता है। जब उनको उनके रिफंड्स मिल रहे होते हैं, जब उनको बिजली में सब्सिडी मिलना शुरू हो जाती है, तो एक तबका जरूर बात करता है, उनका राइट बनता है, बिजनेसमैन है। आप बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट ना करें कि वो पार्टीबाजी करेंगे या वो हकीकत बताएंगे, वो अपने बिजनेस की इंटरेस्ट देखने होते हैं, वो बिजनेस इंटरेस्ट के मुताबिक चलते हैं। कई इश्यूज ऐसे हैं। 50,000 नए लूम्स के ऑर्डर दे दिए गए मोहसिन साहब। जी जी, 50,000 नए लूम्स के सर ऑर्डर्स भी दे दिए गए। आप भी यहाँ पर हैं, हम भी यहाँ पर हैं, देख लेते हैं कि ये किस तरफ जाके सारा मामला ठहरता है। अभी तक तो 2.5 सालों में
इस वक्त जो 50 लाख घर बनने थे उनमें से मेरे ख्याल से सर्वेंट क्वार्टर भी किसी घर का तैयार नहीं हुआ। और जो अच्छा, 1 करोड़ नौकरियां लगनी थी वो आपने नौकरियों का तमाशा देख लिया है कि रोज पार्लियामेंट के सामने रोज कोई मुलाजमत पेशा तबके के लोग जिनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, वो करोड़ों लोग, बल्कि करोड़ों को नौकरियां देनी थी, वो करोड़ बेरोजगार होके हैं, वो रोज उधर बैठे होते हैं। हम तो कहेंगे ये कुछ करके दिखा दें, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, दिस इज एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। अब आप एलएनजी का मामला देख लें कि एलएनजी के बारे में कहते थे खरीदने की जरूरत नहीं है, अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हो गया, 100 समथिंग अरब का, और सिर्फ इनकॉम्पिटेंस की वजह से। तो इनकी इनकॉम्पिटेंस जो है वो इंतहाई अहम है, और ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। आप देखिए, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपना बैग पकड़ना है और पाकिस्तान से चले जाना है। अच्छा मोहसिन साहब, जरा थोड़ा सा आसान कीजिएगा सर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी नहीं है उनके अंदर, दूसरी तरफ जो टेक्सटाइल वाला है वो खुश है सर, रोजगार आ रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन बूम है वो हो रहा है, आप लोग इसके खिलाफ हैं क्या सर? मुझे बताएं ये कौन से पाकिस्तान के हिस्से में कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है, मुझे बताएं जरा। सर सीमेंट सेक्टर देखा है आपने, कहाँ गया हुआ है? मुझे बताएं कौन सा प्रोजेक्ट जिसपे अभी लैंडस्केपिंग भी शुरू हुई हो। सर मजदूर नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए सर, सबसे ज्यादा सीमेंट रिकॉर्ड, सर रिकॉर्ड सेल हो रही है सीमेंट इस वक्त। मोहसिन साहब, चले सुबह मैं आपको इस्लामाबाद में 2-3 जगहों की वीडियो क्लिप बना के भेज दूंगा, जो सेंट्रल इस्लामाबाद में जहाँ पे सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन बूम आया हुआ है, वहां पे आपको मैं मजदूरों की लाइनें दिखा दूंगा जो बेरोजगार खड़े होते हैं। ये बेरोजगारी पूरी, ये तो एक आम बात है, हर बंदे को अब समझ आ चुकी है कि ये गवर्नमेंट जो है ये लोगों से अगले रोजगार ले रही है। हम तो चाहेंगे ये नया रोजगार दे दें, लेकिन ये क्या रोजगार इन्होंने दिया है? इन्होंने किसी को कोई रोजगार नहीं दिया। बातें ये करें कि हम ये करेंगे 2.5 साल जब हुकूमत गुजर जाते हैं तो आप लोग जो समझ रहे हैं सर, आप जो हुकूमत को समझ रहे हैं ना, वो अवाम कैसे समझेंगे? अवाम ऐसे समझेंगे कि जब आपके पास कोई कॉन्क्रीट बात होगी, आपके पास डाटा होगा। तो सर जरा डाटा तो शेयर करें ताकि मैं वो लोगों को दिखा सकूं ना कि आप जो बात कह रहे हैं बड़ी कॉन्क्रीट बात कह रहे हैं। देखिए डाटा पे आप आती, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें कि जिसकी लैंडस्केपिंग भी होगी और इस मौजूदा गवर्नमेंट ने शुरू किया, बताइए आप सर। कौन सा प्रोजेक्ट है? सीमेंट सेक्टर सर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बूम हुआ है सर, मजदूर वहाँ पे नहीं मिल रहे। मैं तो आपको इसके बारे में बता रही हूँ सर। मुझे बताएं कि सर प्राइवेट सेक्टर भरपूर तरीके से काम कर रहा है सर, टेक्सटाइल मालिकान खुद खुश है सर। प्रोजेक्ट का नाम ही बता दें, मैं उस पर हम गुफ्तगू कर लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम बता दें, कौन सा प्रोजेक्ट है? मैं वैसे आपको बता सकता हूँ, मैं आपको रावी सिटी इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसकी अभी तक लैंडस्केपिंग नहीं शुरू, जहाँ पे इन्होंने कुछ घर बनाने। अच्छा नहीं सर, तो और वो जो मोहसिन साहब क्या सीमेंट लोग खा रहे हैं सर? आइलैंड या कुछ आइलैंड बना रहे हैं, वो आइलैंड के बारे में सीमेंट का क्या कर रहे हैं? ये मुझे समझ नहीं आ रहा सर, क्या खा रहे हैं क्या लोग? क्योंकि रिकॉर्ड सेल हो रही है सीमेंट की सर। देखिए रिकॉर्ड सेल जो हो रही है सीमेंट जो है, आप मुझे बताएं कि सीमेंट इंडस्ट्री में अभी तक मेरे इल्म में तो कोई ऐसा मंसूबा नहीं है रिकॉर्ड सेल हो रही है। मैं मंसूबे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि इस वक्त डेवलपमेंट क्या हो रही है। मैं अपने हल्के में देखता हूँ, लेफ्ट राइट देखता हूँ, मुझे तो कोई नई सड़क नहीं, सारी स्कीमें वो हमारी पुरानी चल रही हैं, सारे प्रोजेक्ट हमारे दौर के चल रहे हैं। मुझे तो कोई ऐसी स्कीम नहीं नजर आई। मुझे इस्लामाबाद में दिखा दें प्राइम मिनिस्टर ने कोई नया प्रोजेक्ट किया हो, मुझे लाहौर में दिखा दें प्राइम मिनिस्टर ने कोई नया प्रोजेक्ट किया, मुझे मुल्तान में दिखा दें, मुझे कराची में दिखा दें, मुझे क्वेटा में दिखा दें। बातें हैं, पाकिस्तान की अवाम को ये बातों से बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा सर मोहसिन साहब, अगेन वही वाली बात, क्योंकि मैं जो बात आपसे कर रही हूँ वो कुछ ना कुछ डाटा मेरे पास मौजूद है, इसी वजह से बात कर रही हूँ। इसीलिए मैं आपसे चाह रही थी कि अगर आप डाटा देते तो मैं आगे लोगों को दिखा सकती थी कि जी आप जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सर आगे बढ़ते हैं, इसहाक डार साहब ने क्या किया है सर? क्या इंटरव्यू दिया उन्होंने, क्या बातें कर दी सर? बातें उनकी, देखिए उनके सारे जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो डिक्लेयर्ड है। आप उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न है पिछले 20 साल के वो निकाल लीजिए, वो उनको ओन करते हैं, वो उनके साथ स्टैंड करते हैं। शहजाद अकबर जैसे झूठे बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से कोई चीज सच्ची नहीं हो जाती। ये इसने खुद भाग जाना है शहजाद अकबर ने, और मुझे पता है इसने किस बंदे से पैसे लिए हैं, हमें पता है। हम इस वक्त चुप हैं क्योंकि अगर हम नाम लेंगे
तो वो बंदा फिर कहीं पे कहीं है, लेकिन हम ये मामला लेके जाएंगे, हम छोड़ेंगे तो नहीं इसको। जो इसने पैसे लिए, जहाँ पे लिए, जिससे लिए, हमें पता है ये झूठा आदमी। आप इसकी मोहसिन साहब मुझे शो क्लोज करना है सर। मुझे ये बता दीजिए, ये जो पूरा डिजास्टर हुआ है ये पार्टी पॉलिसी के तहत हुआ है? पार्टी पॉलिसी थी? डिसाइड किसने किया था कि ये इसाक डार साहब वहां जाए इंटरव्यू दें? सर देखिए, हार्ट टॉक का जो कंटेंट है वो होता ही इस तरह है। हार्ट टॉक है ही इस तरह। आपको मैं इमरान खान का एक हार्ट टॉक दिखा देता हूँ, जिसमें वो एक खातून से पूछ रही है कि आपने क्या किया है KPK में, और इमरान खान साहब जो है आए बाएं जवाब दे रहे हैं। आपको मैं भी फॉरवर्ड कर देता हूँ वो क्लिप। हार्ट टॉक का कंटेंट इस तरह होता है, उसकी फॉलोइंग है ही इस तरह की, वो प्रोग्राम ही इस तरह का, उसकी सारा कंटेंट ही है। ठीक, उसमें आपकी ग्रिलिंग होती है। इफ यू गो देयर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको उसमें बड़े सख्त क्वेश्चंस करने, और उनका स्टाइल ऑफ ये है। अब उसमें अब वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। देखिए उनके मामलात जो हैं डार साहब के, उसके ऊपर पूरा आप इनका रिकॉर्ड मंगवाएं और देखिए उनके केस में उनका रोल क्या है। मेरा ख्याल है डार साहब का पूरा नैब का केस मीडिया के आगे डिस्कस होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा उनका रोल क्या। सही। मोहसिन राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। पीर को अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।